वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले धातुओं का शोधन और उनका निष्कर्षण। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्राप्त होते रहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, लवण जल क्लोरीन के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण में यह रिक्त स्थान दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा? क्लोरीन आयन का क्लोरीनीकरण गैस में ऑक्सीकरण होता है, क्लोरीन आयन का क्लोरीन गैस में अपचयन होता है, या फिर समग्र अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। बताओ जी इसका राइट ऑप्शन। आपने टिक लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि समग्र अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कि लवण जल क्लोरीन के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण में समग्र अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है। ये बात आपको याद रखनी है। काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन इस प्रकार से, कुछ अलग प्रकार से आया था बट टाइप यही था कुछ। ठीक है, जहाँ पर डेल्टा जी का मान ऋणात्मक इसका राइट ऑप्शन था। चलते आगे एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। प्रावर्ती भट्टी में कॉपर अयस्क को सिलिका के साथ मिलाने पर कॉपर मेट बनता है। कॉपर मेट में होते हैं कॉपर और आयरन के सल्फाइड, कॉपर और आयरन के सल्फाइड यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, या फिर कॉपर और आयरन के सल्फाइड। ठीक है, यहाँ पर कुछ आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सभी ऑप्शन एक जैसे है। ठीक है, सभी में कॉपर और आयरन के सल्फाइड आ रहे हैं चारों ऑप्शन में, बट यहाँ पर नंबरिंग देख सकते हो आप। यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है, सेकंड है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ये किस प्रकार से। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे। ये तो आपकी नंबरिंग है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, इसको नहीं गिना जाएगा। इसके बाद आप जो देख रहे हो ना कि सेकंड, ठीक है, कॉपर, सेकंड और आयरन, सेकंड के सल्फाइड, कॉपर सेकंड के और आयरन थर्ड के सल्फाइड। ठीक है, कुछ ये इस प्रकार है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ये तो आपके ऑप्शन नंबर है, ये इनको अलग से गिना जाएगा। इसके बाद कॉपर सेकंड, आयरन सेकंड, कॉपर सेकंड, आयरन थर्ड, कॉपर फर्स्ट, कॉपर आयरन सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको राइट ऑप्शन पर टिक लगाना है, बस लगा दिया, सही लगाया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, यानी कि कॉपर फर्स्ट और आयरन सेकंड के सल्फाइड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और गाइज अगर आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछे सर इंग्लिश मीडियम में चाहिए, और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी एक हमारा चैनल है जेके लोन जॉब, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे करवाते हैं। हाई लेवल के होते हैं वहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा ईजी करवाते हैं और हिंदी मीडियम में करवाते हैं, ताकि जो JNM वाले हैं उनका भी थोड़ा सा भला हो सके, और जो BS नर्सिंग कॉलेज तो होगा ही सही। तो इस प्रकार से, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दो, जैसे कि पैरामेडिकल, फार्मेसी, वहाँ पर भी आपके काम आएंगे, ये हर जगह काम आएंगे। आप जो कोर्स करने के बाद, डिग्री करने के बाद, आप जो इंट्रांस एग्ज़ाम के बाद आप जो कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हो जॉब के लिए, वहाँ पर भी आपके काम आएंगे, देखना। और बस आपको कमेंट करके बताना है ये अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसी प्रकार के चाहिए या फिर कुछ अलग प्रकार के चाहिए, आपको बता देना। जो भी आपको चाहिए बता दिया करो, जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे। देखो आपके समझ में आना चाहिए, उस बात का महत्व होता है। तो आपको बताना है कि ये अभी जो हम करवा रहे हैं ये सही है या फिर कुछ और टेक्निक अपनाई जाए, बता देना कमेंट करके। आगे चलते, निम्न अभिक्रिया में से कौन सी स्वतः अपचयन का एक उदाहरण है? निम्न अभिक्रिया में कौन सी स्वतः अपचयन का एक उदाहरण है? स्वतः अपचयन का एक उदाहरण है। समझ लिया क्वेश्चन? चार ऑप्शन रीड कर लो, उसके बाद आपको आंसर देना है। सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, ये आपका टिक लगा दिया मैंने, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे एक और। भूप्रपट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध है, परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व है एल्यूमिनियम और फेरस, एल्यूमिनियम और कॉपर,
फेरस और कॉपर, कॉपर और एजी अर्जेंटम। ठीक है, टिक लगा दो, लगा दिया। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, एल्यूमिनियम और फेरस। चलते आगे और क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। मंडल परिष्करण इस सिद्धांत पर आधारित है कि निम्न क्वथनांक वाली धातुओं की अशुद्धियां आसवन द्वारा पृथक की जा सकती है। अशुद्धियां ठोस धातु की अपेक्षा गलित धातु में अधिक घुलनशील होती है। किसी मिश्रण के विभिन्न अवयव किसी अधिशोषण पर अलग अलग अवशोषित होते हैं। वाष्पशील यौगिकों के वाष्प को शुद्ध धातु में विभाजित किया जा सकता है। बताइए राइट ऑप्शन। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, यानी कि अशुद्धियां ठोस धातु की अपेक्षा गलित धातु में अधिक घुलनशील होती है। और गाइज मैं आपको बता दूं, जितने भी अयस्क है ना, जितने भी अयस्क है वो सारे आपको याद करने हैं, अयस्क। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, और किसको किस नाम से पुकारा जाता है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलते आगे को, वो तो अभी मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपके चैप्टर में बनते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनते हैं आपके। सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में Cu2O का अपचयन किस अपचायक द्वारा करके धातु प्राप्त की जाती है? FeSCO, कॉपर सल्फाइड, SO2, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, चलते आगे की ओर। लवण जल का विद्युत अपघटन अक्रिय इलेक्ट्रोडों का उपयोग करके किया जाता है। एनोड पर होने वाली अभिक्रिया है। एनोड कैथोड सब जानते हैं, तो आपको तो एनोड वाली अभिक्रिया बताना है कौन सी होती है। इजली फर्स्ट वाले को देख लो, सेकंड को देख लो, थर्ड को देख लो और फोर्थ को देख लो। इसके बाद इजीली आप आंसर दे सकते हो। लवण जल का विद्युत अपघटन अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग करके किया जाता है। एनोड पर होने वाली अभिक्रिया है। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम के धातु क्रम में Al3+ एल्यूमिनियम में ऑक्सीकृत होता है। ग्रेफाइट एनोड कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत होता है। एनोड पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित हो जाती है। प्रक्रिया की समग्र अभिक्रिया में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित होती है। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेफाइट एनोड कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? कॉपर और जिंक, जर्मेनियम सिलिकॉन, टाइटेनियम, जर्मेनियम, Hg, पारा, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को समझो और फिर उसके बाद चारों ऑप्शन को देखो और फिर डिसीजन लो, एक्शन लो, फिर टिक लगाओ। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते, एक्साइटेड होके सीधा क्वेश्चन पढ़ते, उसके बाद जो भी उनको कभी हाँ कि कभी कभी पढ़ा था उस पर टिक मार देते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद चारों ऑप्शन देखने हैं, फिर टिक मारना है। सो सिंपल आपने लगा दिया होगा वैसे। बेसिकली इसका राइट ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा, कॉपर और जिंक। नेक्स्ट, गोल्ड और सिल्वर के निष्कर्षण के लिए धातुओं का माइनस आयन के साथ निक्षालन किया जाता है। धातु प्राप्त की जाती है। संकुल आयन में से धातु को किसी दूसरी
धातु में विस्थापित करके संकुल आयन का वर्जन करके निस्तापन के पश्चात वर्जन करके या फिर धातु संकुल का ऊष्मीय अपघटन करके। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, संकुल आयन में से धातु को किसी दूसरी धातु से विस्थापित करके, राइट। और आपने किस पे टिक लगाया था ये तो आपको ही पता है ईमानदारी से। और हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि आपके नर्सिंग फील्ड में इतना सारा स्कोप है, इतना तो किसी में भी नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, किसी भी सेक्टर में देख लो, हर डिपार्टमेंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इनके बिना जनजीवन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मेडिकल डिपार्टमेंट इसको बढ़ता जा रहा है, तो आपको ज़रूर इसमें नंबर लाना चाहिए। सो गाइज फाइनली आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ये टेबल, ठीक है। जिसने ये टेबल याद कर लिए समझो उनके 2 नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो इजी भी है, देखो क्वेश्चन बनते हैं आपकी इस टेबल से, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। धातु अयस्क और उनका संगठन है, तो बहुत इजी है, इसको याद रखना। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप कहीं पर भी जाओ तो इजीली पढ़ सको। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा देखना। और मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, ये पूरी कंप्लीट आपकी ये टेबल है। तो इसमें एल्यूमिनियम के ऑक्साइड यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपकी धातु हो गई, ये आपके अयस्क हो गए और आपके संगठन हो गए, राइट। एल्यूमिनियम के यहाँ पर ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, बॉक्साइड और केओलिनाइट क्ले के रूम में, ठीक है। और इन्हीं की एग्जाम्पल आप देख सकते हो। आयरन की बात करें, आयरन जो धातु है इसके अयस्क कौन कौन से होते हैं, हेमाटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सेडराइट होता है, आयरन पायराइट होता है। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी बन चुका है। और देखो जो क्वेश्चन इनको याद कर लेगा 100% गारंटी है सिलेक्शन है उसका। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसको छोड़ के बाहर जाता ही नहीं है क्वेश्चन। आपकी जो एनसीईआरटी क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, 100% वहीं से बनते हैं। एग्जामिनर ने आपसे खुल्लम खुल्ला बोल रखा है कि एनसीईआरटी से बनते हैं, ठीक है। और मैं भी वहाँ से आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, तो फ़ायदा आपका ही है। और ये आयरन के जो धातु है उसके सारे अयस्क आपके सामने है, राइट। कॉपर के ऑक्साइड देख लो आप, कॉपर के अयस्क, कॉपर जो धातु है इसके अयस्क कौन कौन से, कॉपर पायराइट, मेलाकाइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांसन, ठीक है। तो ये इसके क्या है अयस्क। जिंक की बात करें तो जिंक के कौन कौन से अयस्क है, जिंक ब्लेंट और स्पेलराइट, कैलामाइन और जिंकाइट, ये इनके अयस्क है, बहुत सी बार पूछ लिया जाता है। और इधर आपको एग्जाम्पल भी इसके याद रखने ये वाले, तो कितना ईजी है इसको याद करना। और आप तो साइंस के स्टूडेंट हो, इजीली याद कर ही लोगे इनको, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाने दो इसको। ये हो गया। तो कहाँ दिक्कत आ रही है इस टेबल को याद करने में, जिसको भी दिक्कत हो तो कमेंट करके सीधा बोल देना, आपका अपना चैनल है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आप कमेंट का जवाब नहीं देते, तो अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, मतलब फ्री होते हैं, ठीक है, तो आपका जवाब अवश्य देते हैं। अगर समझो हम बिजी है तो इसका मतलब समझ लेना कि आपके लिए एमसीक्यूज बनने के लिए तैयारी हो रही है, ठीक है। उनके लिए हम रिसर्च करते रहते हैं, सोर्स ढूंढते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, किस प्रकार से उनको बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आपका जवाब नहीं दे पाते, और जैसे फ्री होते हैं तो हम आपका कमेंट अवश्य चेक करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो कमेंट करना तो आपका फ़र्ज़ है और उसका जवाब देना हमारा फ़र्ज़ है। आप अपना फ़र्ज़ निभाओ, यानी कि कमेंट करो, हम आपका जवाब जैसे फ्री होंगे दे देंगे। तो ये टेबल आप याद रख लोगे, प्रॉमिस करो कमेंट करके। करनी है, 100% करनी है, कर लेंगे नहीं, करनी है, कंपल्सरी है, टेबल को याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब चलते आगे की ओर। यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बोल देना, सिंपल है। आपको धातु का नाम याद करना है, उसके ऐसे कौन कौन से होते हैं, उनका संगठन, ठीक है। चलते आगे एक और। सो गाइज उसके आगे आपका आ जाता है अयस्कों का सांद्रण, ठीक है। तो सारी विधियाँ आपको याद रखनी है, क्वेश्चन बनते हैं और कौन सी विधि किसके लिए यूज होती है, बस इतना से आपको याद रखना है और एग्जाम्पल याद रख लेना, जिसमें आपका काम बन गया। जैसे अयस्कों का सांद्रण यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्रुवीय धावन, तो ये किसके लिए यूज होते हैं, किस प्रकार इनको काम में लिया जाता है, कि यहाँ पर दिया भी हुआ है कि यह विधि अयस्क और गैंग कणों के अपेक्षित घनत्व के अंतर पर
अब सिंपल सी बात है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि घनत्व के अंतर पर कौन सी विधि यूज की जाती है, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ध्रुवीय तावन, चुंबकीय पृथक्करण, इसके अलावा जितने भी हमारे कॉपर के लिए पृथक्करण होते हैं, ठीक है, फेन प्लावन, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपका ध्रुवीय तावन राइट हो जाएगा। तो MCQ तो ऐसे बनते हैं आपके, ठीक है। जाने कितने MCQ बन सकते हैं अभी यहाँ से। गुरुत्वीय पृथक्करण पर काम करता है सिद्धांत, तो बस इतनी सी नॉलेज आपको याद रखना है। और आपकी केमिस्ट्री देखो जैसे बायोलॉजी वैसे लग रही है, थ्योरेटिकल बातें पूरी पूरी, तो ठीक है, इतना सा आप याद रख सकते हो। इस प्रकार चूर्णित अयस्क को ऊपर की ओर बढ़ती हुई जलधारा की धोया जाता है। बस आपको तो मेन तो ये चीज़ याद रखनी है कि घनत्व के अंतर पर इसका यूज होता है, और एग्जाम्पल याद रखना है, राइट। इसके बाद आपको चुंबकीय पृथक्करण आ जाता है। अब ये कहाँ पर यूज होती है, ये जब यूज होती है जब अयस्क के संगठनों में चुंबकीय गुणों की भिन्नता होती है ना, तब जाके, राइट, तब जाके ये यूज होती है। ओके, जैसे कि अभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप पिक्चर में। अब अगला जो आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है फेन फ्लावन विधि, ठीक है। अब फेन फ्लावन विधि आपने 12th में पढ़ा होगा, उनको वैसे देख लेना, क्वेश्चन वहाँ से भी बन सकता है। सो गाइस, ये जो फेन प्लावन विधि है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार ये यूज होते हैं आप देख सकते हो। यह विधि सल्फाइड अयस्कों को गैंग से मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी विधि सल्फाइड अयस्कों को गैंग से मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होती है, तो आपको अगर ये चीज़ पता होगी ना, जैसा कि मैं फंडा बोल रहा हूँ कि सभी में याद रखना है कि कौन सी विधि कब प्रयुक्त होती है। और एग्जाम्पल बस, इस विधि में चूर्णित अयस्क का पानी के साथ निलंबन बना लिया जाता है। इसमें संग्राही तथा फेन अस्थायी कारक मिला देते हैं। संग्राही क्या होता है, जैसे कि चीड़ का तेल हो गया, वसा अम्ल हो गया, ऐसे कणों की अवेदनशीलता यानी कि नॉन वेटाबिलिटी, ठीक है, को बढ़ा देते हैं। तथा फेन अस्थायी कारक, फेन को अस्थायी पर, सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है आपके NCERT में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहे तो आप। अयस्क के कण तेल में जबकि गैंग के कण जल में भीग जाते हैं। और इसमें एक फैन लगा होता है, आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, सब कुछ दिया हुआ है, कितना अच्छा है। और इसके एग्जाम्पल नीचे देख सकते हो। इसको लेकर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप बता सकते हो। बस आपको ऊपर से देख सकते हो किस विधि द्वारा इसको यूज किया जाता है, जैसे कि सल्फाइड अयस्कों के, ठीक है, सल्फाइड अयस्कों को गैंग से मुक्त करने के लिए ये विधि प्रयुक्त होती है। इसी प्रकार सारी विधियाँ आपको याद रखनी है। चलते आगे और, कितना अच्छा है गाइस यहाँ, ठीक है, चलते आगे और। इसके बाद जाता है निक्षालन। यह अयस्क किसी उपयुक्त विलायक में विलय हो तो प्राय निक्षालन का उपयोग करते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बॉक्साइड में निक्षालन का सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है, एल्यूमिना का निक्षालन। तो बेसिक फंडा आपको याद रखना है, राइट। तो बस निक्षालन में इतना सा आपको याद रखना है। चलते आगे और। उसके बाद ये निस्तापन और वर्जन की डेफिनेशन आपको देख लेना है, ठीक है। निस्तापन में गर्म करने की आवश्यकता होती है, वर्जन में क्या होता है, राइट। चलते आगे और। उसके बाद आयरन का इसके ऑक्साइड से निष्करण थोड़ा सा देख लो। टेम्परेचर पर कौन सी प्रक्रिया होती है, सारा टेम्परेचर आपको यहाँ पर मेंटेन ध्यान रख के रखना है, ठीक है। और इसका जो अभिक्रिया आप देख पा रहे हो ना, क्वेश्चन बन सकता है कि कितना टेम्परेचर होता है, इस भट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। डायग्राम याद रख लेना। और ये टेम्परेचर और ये अभिक्रियाएँ, कौन कौन सी अभिक्रियाएँ इसमें यूज होती है, वात्या भट्टी बोलते हैं इसको। चलते आगे को। और इधर देख पा रहे होंगे ठोस अपशिष्ट इधर, कच्चा लोहा इधर, ऑक्सीजन का जोग इधर, ठीक है, सब कुछ यहाँ से मिल जाता है। और ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर से आपका अयस्क चूना पत्थर और कोक आ रहा है। और यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, यहाँ पर देख सकते हो CO2 और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। चलते आगे को। उसके बाद ये एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है, डायग्राम याद रख सकते हो। कार्बन की परत युक्त स्टील का पात्र कैथोड और एल्यूमिनियम के लिए निकास। गलित एल्यूमिनियम, यहाँ पर आप देख सकते हो सारा सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसको इजी आप याद रख सकते हो, इतना हार्ड भी नहीं है। और किस प्रकार से आपको देखिए कैथोड पर कौन सी, एनोड पर कौन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सौ को पता नहीं होता कैथोड पर कौन सी होती है और एनोड पर कौन सी होती है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है आपको। और ये डायग्राम आपको याद रखना है,
इसका पात्र किसका बना हुआ होता है, छड़ी किसकी बनी हुई होती है, नेगेटिव किससे कनेक्ट होता है, पॉजिटिव किससे कनेक्ट होता है, गलित जो सॉल्यूशन होता है कौन सा होता है, सब कुछ हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेसिक इसकी। और इसको लेकर कोई भी डाउट है तो कमेंट सीधा कर दिया करो। चलते आगे एक और। उसके बाद सिंपल आपका आ जाता है मंडल परिष्करण। तो डिटेल में आपके जो नोट्स हैं ना 12th के उसको देख लेना, या फिर आपके एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेना थ्योरेटिकल, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बस इसकी डिटेल आपको पढ़ लेनी है मंडल परिष्करण प्रक्रम के बारे में, ठीक है। और इसके एमसीक्यू तो हम कराए देंगे, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। चलते आगे। उसके बाद आपको ये जो सारांश दिया हुआ है ये सारा अक्सर आपको याद कर लेना है जी, ठीक है। बस ये डिब्बा आपको याद करना है, ये पूरा सारांश है आपका चैप्टर का। वीडियो को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसको हमेशा पढ़ सको, ठीक है। और इसी प्रकार के अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बता देना, और कुछ अलग प्रकार के चाहिए जो भी आपका मन है, जो आपका दिल कहता है बता देना, ठीक है। और जो पिछले क्वेश्चन है उनको देखा करो गाइज, हम पिछले जो कर चुके हैं उन वीडियो को दोबारा से देखा करो ताकि रिपीट हो जाए ना तो अच्छा रहता है। हाँ, हर एक वीडियो रोजाना का नियम बना लो कि ये रोजाना में तो डालता हूँ, ठीक है। रोजाना आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं, बट इसके अलावा जो पुराने वीडियो हैं उनको भी देख लिया करो। और इंग्लिश मीडियम के लिए जेक लॉन्च जॉब है सही, वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलती है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कुछ हमारे बायो के भी फिजिक्स के भी एमसीक्यूज है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो। और जेक लॉन्च जॉब है वहाँ से भी आप देख सकते हो, एमसीक्यूज की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे अगर आपका सपोर्ट मिला तो, ठीक है। तो कमेंट कीजिए आपको क्या चाहिए, आपकी डिमांड क्या है, कमेंट करके बताइए।